बिल्कुल। ग्रेट। तो फिर हम, अच्छा ये देखिएगा, अगर लेक्चर आपको ये नज़र आ रही है स्क्रीन मेरी, काइंडली कमेंट कर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेहतरीन है ये। इसको हम साथ साथ ही देखते रहेंगे किस हिसाब से है ये। अच्छा, सब्जेक्ट जो है ये इस्लामियात जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, इसके आप लोगों को सबको मालूम है कि, खैर इससे पहले जो है ये मुझे थोड़ी सेटिंग करने में थोड़ा इशू हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके मैं कमेंट्स किस तरीके से देखूंगा साथ साथ, कि जब आपको कोई सवाल होगा तो आप किस तरीके से मुझसे पूछेंगे। अब बेहतर है। चलें अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। अच्छा, जो इस्लामियत का पेपर है उसके अंदर आप सब लोगों को पता होगा कि भाई इसके 100 मार्क्स हैं कंपलसरी। जो पोर्शन है उसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसका काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इसकी इम्पोर्टेंस को ना अंडरस्टैंड नहीं करते काफ़ी सारा लोग, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि हम सब काफ़ी टाइम से इस्लामियत पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि इस्लामियात जो है ना वो वैसा उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट नहीं है, और इसलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और फिर काफ़ी वजह है कि इसकी वजह से ये भी होता है कि जो है ना बच्चे फेल कर जाते हैं इस्लामिया के पेपर के अंदर। मेरी एक कोलीग हैं जिन्होंने 2017 के अंदर अपीयर हुए थे, तो सारे सब्जेक्ट्स में पास थे, लेकिन इस्लामियात के अंदर उनका वो फेल हो गए थे, क्योंकि प्रॉब्ली उन्होंने इतना ज़्यादा जो है फोकस नहीं किया था इस्लामियात के पेपर के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स इस्लामियात, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके 39 मार्क्स भी आते हैं सब्जेक्ट के अंदर, तो आप जो है वो बेसिकली पूरी आपकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और ये सिर्फ इस्लामियत के ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। हर एक मार्क जो है वो काउंट करता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, और इसकी हर एक सब्जेक्ट की एक अपनी वैल्यू है जो आपको बेसिकली मदद करती है, ना सिर्फ पास होने के अंदर बल्कि एलोकेशन के अंदर भी। अच्छा, मैंने आपसे इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो बात कर ली है। एटीट्यूड क्या होगा इस सब्जेक्ट की तरफ आप लोगों का, वो भी मैंने आपको बताया है कि आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूशल नज़र रखेंगे, एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का। आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको जवाब देने हैं, किस तरीके से आपने अहादीस कुरान पाक से आयतें उठानी है, कलेक्ट करनी है, उनको मेंशन करना है स्पेसिफिकली। फिर मेरे ख्याल में ऑडिबल नहीं हूँ शायद मैं। ऑल राइट। तो मतलब
जो हम कर रहे थे वो हम वहां से मैं वापस वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ ये बुक्स लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है इस्लामियत के लिए, वो आपको जो करनी है वो है इस्लाम अ कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन बाय मौलाना, मौलाना नॉट मौलाना बट मिस्टर गांधी। ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी हर सब्जेक्ट, हर एंगल से आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। इस्लामियात जो है वो इस बुक को इस्तेमाल करना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अ, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इनिशियली आपको थोड़ा मसला होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको पढ़ते जाएंगे, इसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे, तो आपके लिए आसानी होती जाएगी। आपका लर्निंग कर्व जो है वो बेसिकली डेवलप हो जाएगा, और उसके तहत फिर आप जो है ना आप बाकी सारी चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसके अलावा जो मैंने किताबें पढ़ी थी जब मैं पेपर दे रहा था, तो अरब एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, बाय डॉक्टर S.A.Q. हुसैनी, ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट किताब है। फिर टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम बाय सैयद अब्दुल आला मौदूदी, आप सबको इनका नाम पता है, मौलाना मौदूदी, तो इसलिए इनकी किताब को भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा और भी किताबें हैं, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह, द हिस्ट्री ऑफ कुरानिक टेक्स्ट है मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब की। और बाकी आप सिलेबस जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया हुआ है वहाँ से आप देखें कुछ किताबों को, कि जो आपको लगे बेहतर हैं, जहाँ पे आपको लगेंगे कि हमारे कुछ सवालात जो हैं वो आंसर कर रही हैं वो बुक्स, तो वो भी आप करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि जब भी आप किसी किताब को पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप A to Z जो है वो सारी की सारी किताब को पढ़ लेंगे। आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आप जो हैं वो लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर कि हम सारी की सारी चीजें पढ़ सकें। हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ना होता है, ताकि हम पेपर को पास कर सकें। हमें ये नहीं करना कि हमें सब्जेक्ट के ऊपर टोटल जो है वो कमांड हासिल करनी है, हमें उसके ऊपर हम प्रोफेसर बन जाएं उस सब्जेक्ट को लेकर। नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीजें पढ़नी है, और लिमिटेड चीजें के ऊपर हमारी कमांड होनी चाहिए। हाँ, लेकिन बेसिक्स हमारी बनी हुई होनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इस्लाम कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन बाय मिस्टर गांधी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी यही करेंगे, अरब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी यही करेंगे, टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, और बाकी जितनी भी किताबें हैं उन सब के अंदर आप इस तरीके से ही करेंगे, बिट्स एंड पीसेस के अंदर पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आप लिमिटेड चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें आप नहीं पढ़ सकते, और आपका एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होना चाहिए कि अगर आप इस्लामियात आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जो है 4 वीक्स के अंदर अंदर इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है वो खत्म कर लेंगे, या 3 वीक्स के अंदर आप इस्लामियत का सब्जेक्ट जो है खत्म कर लेंगे। अच्छा, अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे आप इस्लामियत के पेपर को? आप जो है वो बेसिकली एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का, टॉपिक्स आप निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरीके से आप जो है वो बेसिकली ये कर सकते हैं। अब ये मैंने चैप्टर नंबर 1 उठा लिया, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म के जो है सब टॉपिक्स मौजूद हैं यहाँ। अब ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कुरान द फाउंटेन हेड एट ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, फंडामेंटल ब्रेन टीचर्स कौन कौन से हैं, इस्लामिक बिलीफ्स, इस्लामिक वर्शिप, डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड दीन, प्रेयर्स एंड इट्स काइंड्स, सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड ihsan, importance of sunnah, supremacy of वही, ग्रेजुअल रेवलेशन ऑफ कुरान। अब आप देखेंगे ना, तो मैंने हर हर सवालात जो है ना, मैंने इसके अंदर से ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कहाँ से निकाले हैं, वो सवालात में से निकाले हैं जो मैंने 2019 से लेके एक एनालिसिस किया। ठीक है, 2013 तक मेरे ख्याल में, जी 2013 तक। अब यहाँ पे मेरे पास हर किस्म का सवाल जो है वो मौजूद है, जो ये टॉपिक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ 2019 के अंदर हैं, कुछ 2018, लेकिन सब ही इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ से आप ये देखेंगे किस तरीके से जो एग्जामिनर है वो एक ही टॉपिक होगा, लेकिन उसको डिफरेंट एंगल्स के अंदर लेके जाके जा रहा है और डिफरेंट तरीके से उसको पूछ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है वो एक ही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका, उसको जवाब देने का तरीका मुख्तलिफ होगा, अल्फाज जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे, लेकिन जो असेंस होगा सवाल का, सवाल के जवाब का, वो वही होगा जो आपने समझा हुआ है, लेकिन आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे
सवाल की नेचर के हिसाब से। तो इस तरीके से आपने भी करना है कि आपने एनालिसिस करना है पास्ट पेपर्स का, और उनको साथ रखना है आपने एफपीएससी ने जो हमें सिलेबस दिया है उसको, ठीक है, उसको रख के सामने आपने एनालाइज करना है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हैं, जिनके बगैर मैं इस्लामिया का पेपर पास नहीं कर सकता। और ये इस तरह की कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे यूं बताए हैं, ये मैं आपको बाद में शेयर भी कर दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से फिर मैं जब आगे जाऊंगा तो ये चैप्टर 2 आ गया, ठीक है, जिसके अंदर सीरा ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है एज अ रोल मॉडल, एज एन इंडिविजुअल, एज एन डिप्लोमेट, एज एन एजुकेटर, एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, एज अ पीस मेकर। तो आप देखेंगे, ये देखें अब 2020 के अंदर डिस्कस द स्टेटस एंड ग्रेड ऑफ टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस इन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी सीरा से आप जो है ये सारी चीजों को निकालेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, और एक टॉपिक बना लेंगे अपना। इसी तरीके से 2019 के अंदर आया है इन द बैटलफील्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या क्वालिटीज थी एज अ कमांडर, एज अ मिलिट्री कमांडर, ठीक है, एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम देखें, अगर चैप्टर के अंदर देखें, जो सिलेबस है उसके अंदर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2019 के अंदर देखूंगा तो वो क्या बोल रहे हैं कि एज अ कमांडर बताएं, ठीक है, एक जनरल एस्टिमेट दे दें, ठीक है। तो आपका टॉपिक, ये तो बिल्कुल सिंपल सी एक बात है, बस इन्होंने अल्फाज यहाँ पे चेंज कर दिए। तो इसी तरीके से वो बेसिकली क्या होंगे, थोड़ा इसको, कुछ चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देंगे, कुछ चीजों को थोड़ा नॉर्मली कॉम्प्लिकेट करेंगे, और कुछ चीजों को बिल्कुल सिंपली दे देंगे। लेकिन आप लोगों को बेसिकली इस चीज को अपने आप से अक्वेंट करवाना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप जो है इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, अब जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस थी, मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से आप डेवलप करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको, जब आगे लेक्चर्स होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चंस का जो जो जिस तरह कमेंट लिखा होता है, या डिस्कस लिखा होता है, या डिफरेंशिएट लिखा होता है, ठीक है, उनका मतलब क्या है, वो आपसे क्या मांगना चाह रहा है। तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगा इसी ग्रुप के ऊपर, ताकि आप जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से जो है उस सवाल का मतलब क्या है, और आप उस सवाल को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, लेंथ ऑफ योर आंसर क्या होगी। आइडियली जो, मतलब कि जो मैंने लिखा है अपने, जब मैं अपीयर हुआ था अपने एग्जाम में, तो मैंने ये मेरा मोटिव था कि मैं 6 पैराग्राफ लिखूंगा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को हटा के 6 पैराग्राफ कंट्रोलिंग आइडियाज मेरे होंगे हर एक जवाब में, ताकि जो मैं उस सवाल के साथ इंसाफ कर सकूं, ताकि मैं एग्जामिनर को ये मौका ना दूं कि वो ये मुझे बोले कि इसने, इसके पास जो जो मटेरियल है या जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की वो कम है। मैं उसे बताऊंगा कि भाई मेरे पास 6 कंट्रोलिंग आइडियाज ऐसे हैं जिससे मैं प्रूव कर सकता हूं अपने आंसर को अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ताकि वो मुझे फेल ना करे, ठीक है। ये आपका, ये लेंथ एक आइडियल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, 8 कंट्रोलिंग आइडियाज लिखना चाहते हैं किसी भी आंसर के अंदर, तो आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लिख दें, लेकिन मिनिमम मेरे ख्याल में 6 होने चाहिए, 6 से ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये भी एक बात है कि आप हर एक पैराग्राफ के अंदर ये होता है कि कितनी लाइंस लिखते हैं, कितनी उसको आप बेसिकली कितना आप एक्सटेंड करते हैं उस पैराग्राफ को। तो वो एक पैराग्राफ लिखने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से लिखना है। अगर आप छोटे पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप फिर ज्यादा कंट्रोलिंग आइडियाज डालेंगे, तकरीबन 8 to 10 डाल दें आप। अगर आप थोड़े नॉर्मल साइज या थोड़ा लेंदी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो 6 इज इनफ। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ कोटेशंस बहुत ही ज्यादा है इस्लामियात के पेपर के अंदर। वैसे तो आपको मालूम है कि हर सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन खास तौर पे इन इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर आप जो है, इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बेसिकली विदाउट कोटेशंस जो है ना वो प्रूव नहीं कर सकते। विदाउट कोटेशन जो है ना आप बेसिकली क्रेडिबिलिटी इंजेक्ट नहीं कर सकते अपने आंसर के अंदर। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप जो है कोटेशंस डालें, ज्यादा से ज्यादा डालें, भले वो कुरान से हो, भले वो अहादीस हो, ठीक है, ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर के ऊपर आप उन ऑथर्स को बेसिकली ले सकते हैं जिनकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है।
मतलब के हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक, मतलब कि चारों खलीफा वक्त जो गुजरे थे, जो पहले चार खलीफा थे, उनकी कोई आपको मिल जाए वो लिख सकते हैं। अमा आयशा, अमा खतीजा, ठीक है, इनसे रिलेटेड लिख सकते हैं, इन्होंने कोई बात कही हो। अच्छा, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं गामदी साहिब, ठीक है, अमीन अहमद इस्लाही साहब हैं, जिन्होंने जिनको कोट किया है गांधी साहब ने अपनी किताब के अंदर। मौलाना मौदूदी साहब हैं, ठीक है, या इस तरह के दूसरे जो ऑथर्स हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप उनको लिख सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को लिख सकते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद को लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के लोगों की कोटेशंस को भी आप बेसिकली इंजेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। और ये जितने भी आपके पास ये जो ऑथर्स हैं, डॉक्टर एस ए क्यू हुसैनी, मिस्टर गामदी, सैयद अबुल आलम मौदूदी, मिस्टर हमीदुल्लाह, ठीक है, इनको भी आप बेसिकली इनका भी रेफरेंस डाल सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आ जाती है ये कि आप जो हैं वो क्या अरबी के अंदर कुरानिक वर्स लिखेंगे? अगर आप अरबी के अंदर कुरानिक वर्स लिख सकते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा कमांड है इसके ऊपर, तो आप जरूर लिखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इसका। लेकिन इसके अंदर गलती के चांसेस फिर नहीं हो सकते। अगर आपको ये शक है कि ये मुझसे मैं कुछ गलत लिख रहा हूं, तो आप इसको मत लिखिएगा, कभी भी मत लिखिएगा, क्योंकि फिर वो जो आप बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर, वो फिर उसको आप गुस्सा दिला देते हैं। आप उस को सूथ करने के बजाय, उसको काम डाउन करने के बजाय, आप उसको काम डाउन करने के बजाय आप उसको जो है ना वो बेसिकली क्या, आप उसके एंगर को ना हिट करते हैं डायरेक्टली जाके, तो ये मत करिए। अगर आपको एग्जैक्ट आता है, एग्जैक्ट आपके पास कोड मौजूद है, एग्जैक्ट आपको पता, है क्या है, तो आप वो डाल दें। लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट नहीं है तो आप नहीं डालेंगे। अच्छा, इंग्लिश के अंदर कैसे डालेंगे? इंग्लिश के अंदर दो तरीके हैं मेरे ख्याल में। कोई भी इंग्लिश के अंदर डायरेक्टली जिसका रट्टा बहुत ज्यादा अच्छा है, वही सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट इंग्लिश लिख सकता है। अगर ऐसी बात नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप सेज दैट, मतलब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लिख के, द कुरान सेज दैट। अब दैट की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस दैट की वजह से क्या हुआ है कि मैं जो हूं अपने अल्फाज में लिख सकता हूं, लेकिन इसके साथ आप ये नहीं लगाएंगे, ठीक है, आप डायरेक्टली आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट कोटेशन याद है, तो आप क्या करेंगे, कुरान सेज, ठीक है, और इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल के आप अपनी यहाँ पे बात लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं जब आपको आपको पता है कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ वर्ड्स क्या है। एग्जैक्ट नेचर ऑफ वर्ड नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, सेज दैट, यू कर देंगे। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये बाकी से रिलेटेड कोई और सवाल हो तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। और ये हैदर अली के शाह वलीउल्लाह का कोड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। लेकिन एग्जैक्ट कोड हो, आपको पता हो कि उनकी ना बिल्कुल एक क्रेडिबल बुक से उनका कोड लिया गया हो। फेसबुक पे, गूगल के ऊपर सिंपली आपने सर्च करके आप उसके कोड को नहीं लिख सकते। आप उनको, आप पहले आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस होना चाहिए बिल्कुल उसका। अच्छा, यहाँ पे रेफरेंस से मुझे एक और बात भी याद आई कि क्या आपको कुरानिक वर्सेस के, अहादीस के
रेफरेंसेस डालते हैं मरने के, आपको सही मुस्लिम से है, ठीक है, सूरह फातिहा से है, ठीक है, या किसी और सूरत से है, तो जरूरी नहीं है, आप सीधा डाल दें द कुरान सेज दैट, अल्लाह ऑलमाइटी सेज इन द कुरान दैट, ठीक है, द मोस्ट मर्सीफुल सेज इन द कुरान दैट, ठीक है, तो यूं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप रेफरेंस दें कि ये सही मुस्लिम से है, सही बुखारी से है, ठीक है, जो इसके नरेटर हैं वो ये हैं, ठीक है, इस हदीस के, ये करना जरूरी नहीं है। नोट्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? नोट्स की प्रिपरेशन ऐसे करेंगे जो मैंने जिस तरीके से आपको पहले बताया कि टॉपिक्स वाइज आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, भले मैं यहाँ पे जो भी जो सेक्टेरियनिज्म है उसे आप बेसिकली हाईलाइट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो हैं वो बेसिकली एक नेशनल लेवल के एग्जाम के अंदर अपीयर हो रहे हैं, अगर वहां पे आप सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट करेंगे तो ये बैकफायर करेगी चीज। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिकली एक एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखें इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टेरियनिज्म, ठीक है, आपको बियॉन्ड सेक्टेरियनिज्म सोचना पड़ेगा, ठीक है, आप सेक्टेरियनिज्म को बीच में नहीं ला सकते, ठीक है, और इस चीज का भी ख्याल रखिएगा जब आप नोट्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, कि आपका अगर एक पहले एक 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 पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है तो आप जो है शायद वो पॉसिबली हो सकता है, जरूरी नहीं कह रहा मैं कि जरूरी हो, लेकिन पॉसिबली प्रॉब्ली ये हो सकती है बात कि शायद वो एक पर्टिकुलर सेक्ट की वजह से हो या की तरफ हो, तो वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह की चीजें जो हैं वो बेसिकली आपको जो है वो बेसिकली गिराएंगी एग्जाम के अंदर, ना कि आपको प्रमोट करेंगे, क्योंकि जो बंदा वहां पे बैठा होगा वो ये बोलेगा कि ये बंदा अभी से सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट कर रहा है यहाँ पे, तो ये नेशनल लेवल के ऊपर जाकर क्या करेगा, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे करनी थी इससे रिलेटेड, जो ये पूरा का पूरा हम जो काम करेंगे आइंदा से इसके ऊपर, ठीक है। पास्ट पेपर का एनालिसिस मैं आपको बता चुका हूँ, उसका जो पेपर है, उसका जो डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी तक कोई सवाल सवाल है आपका तो आप मुझे कमेंट में कर लें, क्योंकि एक हैदर अली ने पूछा था और एक तलत मुनीर ने पूछा था, जो कि मैं मेरे ख्याल में जवाब दे चुका हूँ उसका। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नेसेसरी कोई चीज नहीं है, नेसेसरी सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उसको सपोर्ट करें अपनी बात को कुरान से, अहादीस से, ठीक है। नेसेसरी ये है किस क्या अरबी में लिखते हैं, क्या इंग्लिश में लिखते हैं, ये नेसेसरी नहीं है कि सीधा अरबी में ही लिखेंगे, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि आपने उसको सपोर्ट करने के लिए इंग्लिश में लिखना है, आपकी मर्जी है, अरबी में लिखना है, आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप अरबी की बात करेंगे, जब आप अरबी की बात करेंगे तो एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट सेंटेंस लिखना जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। उस अगर आप उसको गलत लिखते हैं तो आपको बैकफायर कर जाएगी चीज, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा आप जो है ना इसके अंदर कॉशियस होंगे कि जब मैं अरबी लिख रहा हूं तो एग्जैक्ट लिखूं, ठीक है। लेकिन जब आप उर्दू लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो इंग्लिश में आपको बता दिया कि सेज दैट और सेज दोनों के अंदर फर्क है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो हम हमेशा से इंग्लिश के अंदर यूज करते हुए आए हैं उसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हैदर अली बोल रहे हैं कि उर्दू आओ इंग्लिश में अटेम्प्ट करें। उर्दू और इंग्लिश में मेरे ख्याल में ये पूछना है, आपकी मर्जी है, जिसके अंदर आपकी कमांड है उसके अंदर आप जाएं। मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किया था, आप उर्दू में अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप उर्दू में अटेम्प्ट करें। बात सारी ये है कि क्या आपको उर्दू लिखनी आती है, क्या आपको इंग्लिश लिखनी आती है,
कौन सी बेहतर है, आपकी लिखाई किस चीज में बेहतर है, इंग्लिश में या उर्दू में। तो जिसमें बेहतर होगी उसी में आप करेंगे, ठीक है। जब आप सारे सब्जेक्ट जो हैं इंग्लिश में दे रहे हैं तो मैं बोलता हूं कि आप इंग्लिश में दे दें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं उर्दू में बहुत ज्यादा मुझे उसके ऊपर कमांड हासिल है, तो आप उर्दू में लिख दें। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना एग्जामिनर को इससे कोई फर्क पड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके जवाबात जो है वो देखेगा इससे रिलेटेड। अच्छा, बाकी नोट्स मेकिंग जितनी भी किताबें आपको बताई हैं ये आप सब देखें। ये जो किताबें हैं, ठीक है, ये सारी जो किताबें हैं ये जरूरी किताबें हैं, ठीक है, इनको आप देखें, ठीक है। इसके साथ साथ एक मिनट आप रुकें, मैं एक मिनट रुकें। हाँ, नोट्स मेकिंग की जो बात है, जो मैं ये बोल रहा था कि ये जो नॉलेज फंक्स हैं आपके पास, इनको आप एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। पहले आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस में जब आप टॉपिक्स निकालेंगे तो उसके अंदर जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप क्या करेंगे कि एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी राइटिंग के अंदर उस टॉपिक के साथ वो सारे सेंट्रल पॉइंट्स लिख देंगे जो आपको लगते हैं कि ये जरूरी हैं मुझे रिवाइज करने के लिए। मैंने कॉन्सेप्ट तो इनका समझ लिया, लेकिन जब मैं इनको रिवाइज करूंगा तो ये सारे पॉइंट्स जरूरी हैं। अब उन पॉइंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें क्या होंगी, उस पॉइंट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप अहदीस लिखें कुछ इंपॉर्टेंट उस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। हर सवाल के अंदर ऑलमोस्ट आपको अगर आपके 6 पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप कंट्रोलिंग आइडियाज हैं, 8 टोटल हो जाएंगे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को मिला के। तो 8 का मतलब यह है कि आप कम से कम 8 जो है कोटेशंस डालेंगे, कम से कम हर पैराग्राफ के अंदर एक कोटेशन इज अ मस्ट, ठीक है, ये नेसेसरी है, ये मैंडेटरी है, ठीक है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक पैराग्राफ में क्या 2 कोटेशंस डाली जा सकती हैं, बिल्कुल डाली जा सकती हैं, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये एक और बात है, आंसर का आउटलाइन और फ्लो चार्ट से अच्छा इंपैक्ट आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन आउटलाइन बनाना हर क्वेश्चन के अंदर, क्या आप इतना टाइम मैनेज कर सकते हैं? फिर क्या आपके पास इंग्लिश के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग सिंटेक्स और डिक्शन मौजूद है कि आप जो हैं वहां पे जब आउटलाइन बनाएं तो अलग अल्फाज से लिखें, अलग उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, ठीक है, आउटलाइन के अंदर, और फिर जब आप पैराग्राफ के अंदर आए तो आपका एक अलग अंदाज हो, एक अलग सिंटेक्स और डिक्शन हो? क्या आपके पास इतनी कमांड है इंग्लिश के ऊपर? अगर आपके पास कमांड नहीं है इंग्लिश के ऊपर तो आप आउटलाइन को ना बनाएं, क्योंकि आउटलाइन बनाना तब से स्टार्ट हुई जब एक पंजाब से जब एक कैंडिडेट जो ताल्लुक रखता है, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, उसने आउटलाइंस बनाना शुरू कर दी अपने सवालात के अंदर। लेकिन अ, जब वो सिंध में आई, जब वो बात फैलते फैलते यहाँ पे आई, तो जो आउटलाइन का अंदाज था वो बदल गया कंप्लीटली तौर पर। तो आउटलाइन बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर आपको कमांड बहुत ज्यादा होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है, उसकी डिक्शन के अंदर। सिनोनिम्स आपके पास बहुत होने चाहिए, एंटोनिम्स आपके पास बहुत ज्यादा होने चाहिए, आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ताकि आप बोर ना करें अपने एग्जामिनर को, ठीक है। फ्लो चार्ट आप क्या बनाएंगे इस्लामियत के अंदर? फ्लो चार्ट का मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, वहां पे ये सपोर्ट करेगा मेरी बात को, तो आप बना लें, लेकिन मैंने अभी तक इस्लामिक के अंदर फ्लो चार्ट ना बनाया, ना बनाते हुए किसी को देखा। तो अभी हमारा लेक्चर हो गया है तकरीबन ऑलमोस्ट आधे घंटे का। तो और कोई सवाल है तो पूछ लें बराए मेहरबानी।